स्मार्टफोन्स की दुनिया में सबसे मुश्किल काम शायद एक ऐसा बजट फ़ोन खोजना है जो इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल भी ना अटके। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम गहराई में जाने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि मई 2026 के मार्केट में 10,000 रुपए से कम कीमत वाले टॉप 5G स्मार्टफोन्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अक्सर फ़ोन के बाहरी डिज़ाइन और कैमरा मेगापिक्सल के पीछे उसकी असली ताकत यानी उसका प्रोसेसर और रैम छिप जाते हैं। तो आज हम बाहरी दिखावे को पीछे छोड़ेंगे और सीधे इंजन रूम में चलेंगे, ये देखने के लिए कि इस बजट सेगमेंट में कौन सा हार्डवेयर वास्तव में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी इस चर्चा के 5 हिस्से होंगे। पहला, बजट में 5G परफॉर्मेंस। दूसरा, प्रोसेसर की ताकत का पदानुक्रम। तीसरा, रैम यानी मल्टीटास्किंग की ताकत। चौथा, टॉप कंटेंडर्स की सीधी टक्कर। और आखिर में परफॉर्मेंस का अंतिम फैसला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 10,000 रुपए के बजट में 5G परफॉर्मेंस और वैल्यू की। देखिए, मई 2026 तक आते आते ये 10,000 रुपए से कम वाला मार्केट पूरी तरह बदल चुका है। एक वक्त था जब सस्ते फोन का सीधा सा मतलब होता था बहुत स्लो इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी से समझौता। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अब कहानी बिल्कुल अलग है। अब 5G स्पीड के लिए समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनियां अब कम कीमत में भी नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सपोर्ट दे रही हैं। पर जरा सोचिए, ये 10,000 रुपए की जो एक सख्त लिमिट है, इसका मतलब है कि कंपनियों को कहीं ना कहीं तो पैसे बचाने ही पड़ते हैं। एक शानदार स्क्रीन या कैमरा देने के लिए अक्सर फोन के अंदर के हार्डवेयर से समझौता कर लिया जाता है। इसीलिए बाहरी चमक दमक को छोड़कर असली परफॉर्मेंस देने वाली माइक्रोचिप्स को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है प्रोसेसर की ताकत का पदानुक्रम। हैवीवेट्स बनाम फेदरवेट्स। अब इससे पहले कि हम सीधे नंबर्स पर कूदें, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम इन प्रोसेसर्स को मापते कैसे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की। असल में ये एक ऐसा टूल है जो फोन पर भारी से भारी लोड डालकर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी चेक करता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जब कोई बहुत भारी ऐप खोला जाता है या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल किया जाता है तो फोन अटकेगा या स्मूथ चलेगा। ये स्कोर हमें यही बताता है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, गेमिंग उतनी अच्छी होगी, ऐप्स उतनी ही तेजी से खुलेंगे और फोन आने वाले कई सालों तक स्लो नहीं पड़ेगा। और ये बात इस डेटा में बहुत ही शानदार तरीके से उभर कर आती है। इस सेगमेंट के चिपसेट्स में सच में एक बहुत बड़ा फासला है। देखिए, सबसे ऊपर मीडियाटेक डिमेंसिटी 6300 है जो 5,31,000 के पार जाता है। उसके ठीक नीचे यूनिसॉक T760 है जो लगभग 4,70,000 के स्कोर के साथ काफी मजबूत खड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 का परफॉर्मेंस। ये लगभग 3,76,000 पर ही सिमट कर रह जाता है। ये बात एकदम साफ कर देती है कि केवल किसी बड़े ब्रांड नाम को देखकर प्रोसेसर की असली ताकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। बड़े नाम का मतलब हमेशा सबसे तेज स्पीड नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है इन चिप्स के आर्किटेक्चर में। दिलचस्प बात यह है कि स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 एक एकदम नई 4 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है। थ्योरी के हिसाब से इसे ज्यादा पावर एफिशिएंट और तेज होना चाहिए, है ना? लेकिन डायमेंसिटी 6300 और यूनिसॉक T760 पुरानी 6 नैनोमीटर तकनीक पर होने के बावजूद अपने मजबूत कोर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बाजी मार ले जाते हैं। डायमेंसिटी के पास जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले A76 कोर हैं, वो भारी से भारी काम बहुत आसानी से खींच लेते हैं। ये स्मार्टफोन की दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है। नया होने की गारंटी हमेशा तेज होना नहीं है। कभी-कभी पुरानी तकनीक का सही इस्तेमाल भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं, रैम। ये मल्टीटास्किंग की ताकत है और असल में प्रोसेसर का वर्कस्पेस है। देखिए, प्रोसेसर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, उसे काम करने के लिए जगह तो चाहिए ही। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए प्रोसेसर एक बहुत ही तेज शेफ है, तो रैम उस शेफ के किचन का काउंटर है। अगर काउंटर छोटा है तो शेफ की सारी तेजी बेकार है, क्योंकि वो एक बार में ज्यादा डिशेस तैयार ही नहीं कर पाएगा। 10,000 के इस बजट में मोटो G35 और Redmi A4 की तरह 4GB रैम लगभग एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। रोजमर्रा के कामों के लिए ये ठीक है, लेकिन भारी मल्टीटास्किंग में ये हांफने लगती है। इसके ठीक उलट लावा स्टॉर्म प्ले और पोको M7 जैसे डिवाइस 6GB और 8GB के ऑप्शन देकर इस रुकावट को पूरी तरह तोड़ देते हैं। और तो और पुरानी LPDDR4X के बजाय नई LPDDR5 तकनीक का इस्तेमाल डेटा ट्रांसफर की स्पीड को काफी बढ़ा देता है। इसका सीधा फायदा यह है कि बैकग्राउंड में ऐप्स अचानक बंद नहीं होते।
इस सेगमेंट में सही हार्डवेयर कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लावा स्टॉर्मप्ले 5G है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7060 प्रोसेसर तो है ही, लेकिन जो बात इसे भीड़ से बिल्कुल अलग करती है वो है 6 GB की तेज LPDDR5 रैम और सीधे फ्लैगशिप ग्रेड वाली UFS 3.1 स्टोरेज का इस्तेमाल। ये एक बजट फ़ोन के लिए सच में बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर बजट फ़ोन्स बहुत ही धीमी eMMC स्टोरेज देते हैं, लेकिन UFS 3.1 की ये तेज़ रफ्तार इस प्रोसेसर को अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका देती है। डेटा बहुत तेज़ी से रीड होता है और इसी वजह से 5 लाख के करीब का शानदार Antutu स्कोर निकल कर आता है। ये साफ दिखाता है कि बात सिर्फ प्रोसेसर की नहीं होती, पूरा सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, टॉप कंटेंडर्स हेड टू हेड। ये है असली बेंचमार्क बैटल। अभी तक हमने जो भी टेक्निकल आंकड़े समझे हैं, अब ये स्लाइड उन्हें बिल्कुल आमने सामने रख देती है और नतीजे सच में बहुत रोचक हैं। Moto G35 और Redmi A4 दोनों 10,000 के बजट में आते हैं और दोनों में ही 4 GB की रैम है, लेकिन चिपसेट का चुनाव देखिए कितना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। Moto G35 का यूनिसॉक प्रोसेसर Redmi के स्नैपड्रैगन को सिंथेटिक टेस्ट में करीब 25% के बड़े मार्जिन से पछाड़ देता है। ये कोई 19-20 का फर्क नहीं है। गेमिंग और हैवी नेविगेशन के वक्त ये अंतर साफ महसूस होगा। ये साबित करता है कि जब बजट टाइट हो तो सिर्फ चिपसेट का चुनाव भी फ़ोन चलाने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल कर रख सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ रॉ स्पीड का नाम नहीं है। बजट सेगमेंट में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी होती है, और वो है चार्जिंग की गति। प्रोसेसर चाहे कोई भी लगा हो, इन दोनों ही फोन्स में चार्जिंग स्पीड को सिर्फ 18W तक सीमित कर दिया गया है। जरा सोचिए, एक बड़ी 5000 mAh की बैटरी को 18W के चार्जर से फुल करने में करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। आज के समय में जब हर किसी को हर चीज में बस रफ्तार चाहिए, ये काफी धीमा है। ये हमें याद दिलाता है कि इस बजट में हर अच्छी चीज के साथ कहीं ना कहीं एक समझौता जुड़ा ही होता है। अगर एक जगह बढ़त मिलती है तो दूसरी जगह थोड़ा पीछे रहना ही पड़ता है। एक और बहुत ही क्रिटिकल हार्डवेयर का अंतर है जो अक्सर विज्ञापनों के छोटे छोटे अक्षरों में कहीं छिप जाता है, वो है नेटवर्क मॉडेम का प्रतिबंध। उदाहरण के लिए लावा बोल्ड N1 5G को देखिए। यह एक पूरी तरह खुला डिवाइस है जो भारत में सभी प्रमुख नेटवर्क्स पर 5G सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ पोको C75 5G में एक ऐसा प्रतिबंध है जिसकी वजह से इसमें 5G केवल जियो नेटवर्क पर ही काम करता है। जी हां, अगर सिम किसी और कंपनी का है तो नेटवर्क तुरंत 4G पर गिर जाएगा। ये प्रोसेसर की स्पीड से हटकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर एक 5G फ़ोन खरीदने का फ़ायदा ही क्या अगर वो आपके सिम पर 5G स्पीड ही ना दे सकें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, परफॉर्मेंस का अंतिम फैसला। तो सही इंजन कैसे चुना जाए? तो इतने सारे चिपसेट्स, रैम के प्रकार और छिपी हुई सीमाओं के बीच असली विनर कौन है? सच तो यह है कि किसी भी एक फ़ोन को आंख बंद करके सबसे बेस्ट नहीं कहा जा सकता। अगर लक्ष्य केवल और केवल सबसे ज़्यादा रॉ पावर हासिल करना है तो डेटा बताता है कि Moto G45 5G अपने स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 के साथ एक स्पष्ट विजेता है। अगर एक साथ कई ऐप्स बिना अटके चलाने हैं तो 6 GB रैम और UFS 3.1 स्टोरेज वाला लावा स्टॉर्मप्ले 5G सच में बेजोड़ है। और अगर एक बहुत ही संतुलित एक्सपीरियंस चाहिए जहां अच्छी खासी स्पीड के साथ 6 साल की सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता मिले तो Samsung Galaxy M16 या A07 सबसे सेफ ऑप्शन बनकर उभरते हैं।